Welcome to Nerdy Side. चैप्टर 14 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम बिल्कुल डीप डाइव करेंगे कि ब्रीदिंग का पूरा प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है, कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ये चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का एकदम कोर टॉपिक है और याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स, नीट और CUET तीनों के लिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देखिए हम इस लेक्चर को कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर ब्रीदिंग का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है उसके फिजिक्स को देखेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। फिर गैसेस का एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हमारी बॉडी इसको रेगुलेट कैसे करती है और कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स क्या हैं, ये सब कवर करेंगे। और हाँ, एंड में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम हवा के पूरे पाथवे को ट्रेस करेंगे, नॉस्ट्रिल से लेकर लंग्स तक। ओके, इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं और एयर के पाथवे को समझते हैं। सबसे पहले एयर एंटर करती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से और फिर जाती है नेजल पैसेज के थ्रू फेरिंग्स तक। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेरिंग्स फूड और एयर दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स से एयर आगे जाती है लैरिंग्स में, जिससे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स के बाद एयर एंटर करती है ट्रिकिया यानी कि विंड पाइप में। ये ट्रिकिया आगे जाकर दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, जो लेफ्ट और राइट लंग्स में एंटर करते हैं। और बिल्कुल नीचे देखिए, लंग्स के नीचे आपको ये डोम शेप्ड डायफ्राम दिख रहा है, जो ब्रीदिंग में सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है। यह कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का काम, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एयर को कंडक्ट करना है, यानी एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करना। पर यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं करता, उस एयर को फिल्टर करता है, उसमें नमी डालता है यानी ह्यूमिडिफाई करता है, और बॉडी टेम्परेचर तक गर्म भी करता है। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाता है। और एक खास बात, इस पूरे रास्ते में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जो इससे कोलैप्स होने से यानी पिचकने से बचाती हैं। दूसरी तरफ है हमारा एक्सचेंज पार्ट, जिसमें एल्वियोलाई आते हैं। ये वो एक्चुअल जगह है जहां O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ। तो ये एल्वियोली, जिनको हम एयर सैक्स भी कहते हैं, ये हमारे लंग्स की फंक्शनल यूनिट है। सोच के देखिए, ये बहुत ही पतली इर्रेगुलर वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का एक घना जाल बिछा होता है। इनकी सबसे खास बात है इनकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। भले ही ये 3 लेयर से बनी हो, लेकिन इसकी टोटल थिकनेस आप इमेजिन कीजिए 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम होती है। इसी पतली सी मेम्ब्रेन की वजह से गैसेस का एक्सचेंज इतना फास्ट और इतना एफिशिएंट हो पाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ब्रीदिंग का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। हम सांस अंदर और बाहर आखिर कैसे ले पाते हैं। ये पूरा खेल आसान भाषा में प्रेशर के डिफरेंस का है, जो हमारी मसल्स क्रिएट करती हैं। इंस्पिरेशन यानी सांस अंदर लेना, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी लगती है। इसमें दो मेन मसल्स काम करती हैं। सबसे पहले डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैट हो जाता है। उसके साथ ही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे हमारी रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। इन दोनों एक्शन से क्या होता है, हमारी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर, जिसे हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। और फिजिक्स का सिंपल रूल है, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, इसलिए ये प्रेशर डिफरेंस हवा को ऑटोमेटिकली बाहर से खींचकर लंग्स के अंदर ले आता है। अब इन डायग्राम्स को साइड बाय साइड देखिए, आपको फर्क साफ दिखेगा। इंस्पिरेशन में देखिए, डायग्राम नीचे जा रहा है और रिब्स ऊपर उठ रही हैं, जिससे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब आते हैं एक्सपिरेशन पर, यानी सांस छोड़ने पर। नॉर्मल कंडीशंस में ये एक पैसिव प्रोसेस है। यहाँ डायग्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स बस रिलैक्स करती हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आती हैं। इससे क्या होता है, थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाता है, लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है और एयर अपने आप बाहर निकल जाती है। सो याद रखिए, नॉर्मल एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज पर आते हैं, जिन्हें स्पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। पहला है टाइडल वॉल्यूम या टीवी। ये वो एयर है जो हम नॉर्मल रिलैक्स ब्रीदिंग में अंदर या बाहर लेते हैं, अराउंड 500 ml। फिर आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV। ये वो एक्स्ट्रा एयर है जो हम फोर्स लगाकर एक गहरी सांस लेकर अंदर ले सकते हैं। इसका ऑपोजिट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV। ये वो एक्स्ट्रा एयर है जो हम फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है रेजिडुअल वॉल्यूम या RV। ये वो हवा है जो पूरी ताकत से सांस छोड़ने के बाद भी हमेशा लंग्स में रह जाती है।
इन्हीं वॉल्यूम्स को कंबाइन करके हम कैपेसिटीज निकालते हैं, जैसे वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। तो ब्रीदिंग का मैकेनिकल पार्ट तो हमने देख लिया। अब चलिए सेलुलर लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये गैसेस ब्लड में एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं। गाइज, ये एनसीईआरटी का टेबल लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है इस चैप्टर में। गैस एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन से, जो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब है एक गैस मिक्सचर में एक सिंगल गैस का प्रेशर। अब देखिए, एल्वियोली में O2 का पार्शियल प्रेशर यानी PO2 है 104 mmHg, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वहां आ रहा है उसमें सिर्फ 40 mmHg है। यही इतना बड़ा प्रेशर डिफरेंस 104 वर्सेस 40 एक स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट बनाता है जो O2 को एल्वियोली से ब्लड में पुश कर देता है। अब इसका उल्टा CO2 के लिए देखिए। टिश्यूज में PCO2 45 mmHg है, जबकि ब्लड में 40 है, इसलिए CO2 आसानी से टिश्यूज से निकलकर ब्लड में आ जाती है। इसको तो बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए अपने नोट्स में। ये एनसीईआरटी की एक गोल्डन लाइन है। CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भले ही CO2 का प्रेशर डिफरेंस कम हो, उसकी हाई सॉल्युबिलिटी उसको कॉम्पनसेट कर देती है और इसी वजह से CO2 बहुत एफिशिएंटली डिफ्यूज कर पाती है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेनली हीमोग्लोबिन करता है। ये कर्व PO2 और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। इसकी शेप S शेप्ड या सिग्मॉइड होती है। देखिए, एल्वियोली में जहां PO2 हाई होता है वहां हीमोग्लोबिन O2 से बाइंड करता है, और टिश्यूज में जहां PO2 लो होता है वहां हीमोग्लोबिन O2 को रिलीज कर देता है। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे हाई PCO2, हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन या हाई टेम्परेचर। ये सब इस कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। और पता है, इस कर्व का राइट में शिफ्ट होना हमारे टिश्यूज के लिए एक ब्लेसिंग है। इसका मतलब है कि जब टिश्यूज को जरूरत ज्यादा होती है, जैसे एक्सरसाइज के टाइम, हीमोग्लोबिन और भी आसानी से ऑक्सीजन रिलीज करके उनकी हेल्प करता है। अच्छा, अब देखते हैं CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ऑक्सीजन से थोड़ा अलग है। CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के 3 मेन तरीके हैं। सबसे बड़ा हिस्सा अराउंड 70% बाइकार्बोनेट आयंस यानी HCO3- के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और इस रिएक्शन को एक सुपरफास्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कराता है। अराउंड 20-25% CO2 हीमोग्लोबिन से डायरेक्ट बाइंड करके एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होती है, और बचा हुआ छोटा सा 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में ट्रैवल करता है। अच्छा, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो हमारी बॉडी ब्रीदिंग रेट को अपने आप कंट्रोल कैसे करती है, और इस सिस्टम से जुड़ी हुई कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं? चलिए, इस कंट्रोल सिस्टम और इससे जुड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स को समझते हैं। हमारा ब्रीदिंग सिस्टम ऑटो पायलट पे चलता है, राइट? ये ऑटो पायलट सिस्टम हमारे ब्रेन में है। ब्रेन के मेडुला रीजन में है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो हमारा बेसिक ब्रीदिंग रिदम सेट करता है। फिर पॉन्स रीजन में है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जो इस रिदम को फाइन ट्यून कर सकता है। इसके अलावा रिदम सेंटर के पास एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, जो ब्लड में CO2 और H+ आयंस के लेवल के लिए बहुत बहुत सेंसिटिव है। जब इनका लेवल बढ़ता है तो ये एरिया आग उगलने लगता है, एक्टिवेट हो जाता है और ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। तो हमेशा याद रखिए, हमारी ब्रीदिंग का प्राइमरी ट्रिगर CO2 है। ऑक्सीजन का डायरेक्ट रोल, जैसे एनसीईआरटी साफ साफ कहती है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है। ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है जिससे आपको बचना है। चलिए अब 2 कॉमन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। पहला है एस्थमा। इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है। इस वजह से सांस लेने में डिफिकल्टी होती है और एक सीटी जैसी आवाज यानी वीजिंग साउंड आती है। दूसरा है एम्फिसीमा। ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं। इससे गैस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, और इसका एक मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। चलिए आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अब तक जो हमने पढ़ा है उसे एक MCQ सॉल्व करके अप्लाई करते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पार्शियल प्रेशर्स इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन? ऑप्शंस आपके सामने है। एक बार पार्शियल प्रेशर टेबल को अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। स्टेप 1, बेसिक रूल याद रखिए। ऑक्सीजन हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती है। स्टेप 2, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, एल्वियोलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्टेप 3, अब एनसीईआरटी टेबल की वैल्यूज को याद कीजिए। एल्वियोलाई में PO2 हाई होता है अराउंड 104 mmHg, ताकि ऑक्सीजन ब्लड में जा सके, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में आ रहा है उसमें PO2 ऑब्वियसली लो होगा अराउंड 40 mmHg। स्टेप 4, बस इन वैल्यूज को ऑप्शन से मैच कर लीजिए। ऑप्शन बी परफेक्ट मैच है। तो बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है बी। एल्वियोलाई में PO2 104 mmHg और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg। यही प्रेशर ग्रेडियंट O2 के डिफ्यूजन को एल्वियोलाई से ब्लड में ड्राइव करता है। तो चलिए एक क्विक रैपिड फायर रिकैप करते हैं इस पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज।
ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जो प्रेशर ग्रेडियंट्स पर चलता है। गैस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन से होता है। ऑक्सीजन का मेन ट्रांसपोर्टर हीमोग्लोबिन है और CO2 का मेन ट्रांसपोर्ट फॉर्म बाइकार्बोनेट है। और इस पूरे सिस्टम को हमारे ब्रेन का मेडुला और पॉन्स रेगुलेट करते हैं। नाउ दैट यू नो हाउ इट वर्क्स, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस टू दिस एंटायर सिस्टम एट हाई एल्टीट्यूड्स?